यहाँ अब बस्ती में लव जिहाद का खुलासा हुआ है। वहाँ एक ऐसा गिरोह एक्टिव था जो हिंदू लड़कियों को अपनी साजिश का शिकार बनाता था और उन्हें अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता था। खुलासा ये भी हुआ है कि धर्मांतरण में नाकाम रहने पर वो गिरोह जिस्म फरोशी के धंधे में उन लड़कियों को ढकेल देता था, उन्हें मजबूर कर देता था। हमें ब्राह्मण लड़की को फंसाने के 20 लाख रुपए मिलेंगे और अगर एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटी की लड़की है तो हमें 10 लाख रुपए उस बात के मिलेंगे, तो हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए वो ये करते हैं। स्कूल्स के बाहर खड़े होकर देखा है, कभी मदरसे के बाहर कोई खड़ा होता है क्या कि बाइक लेकर वहां पर जाए और सीटी मारे लड़कियों के पीछे या उनको फॉलो करे? वहां क्यों नहीं करते वो ये सब? खानूम शेरवानी कह सकते हो आप, वो सब कहते हैं कि लव जिहाद इज अ प्रोपेगेंडा। इस्लामिक आतंकवाद प्रोपेगेंडा है, उनके लिए लव जिहाद भी प्रोपेगेंडा ही है। सोनिया और राहुल की शादी हुई थी, बाद में पता चलता है शादी के 9 साल बाद कि राहुल तो अजहर है। उसने कहा कि तुम सारे हिंदू मूर्ख हो जो इतने सारे भगवानों की पूजा करते हो, भगवान सिर्फ एक होते हैं, वो होते हैं अल्लाह। फिर वो कहता है कि भारत की बॉर्डर्स, सबसे 70% भारत की बॉर्डर्स को मुस्लिम सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं, जिस दिन वो गार्ड करना छोड़ देंगे भारत में इन्वेडर्स घुस आएंगे। फिर वो कहता है कि बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मुस्लिम लोगों से शादी करती हैं क्योंकि उन्हें भी पता कि वो लोग सबसे बेस्ट हैं। तो इस तरीके की बातें वो उससे बॉलीवुड जो है वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहा है या इसको प्रमोट कर रहा है? इसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है। देखिए, बॉलीवुड हमारे समाज का आईना है और उसको रियल में आईना बनना चाहिए और दिखाना चाहिए जो समाज में हो रहा है। उत्तराखंड की भी बात करूं, देवभूमि है, वहां पर भी लव जिहाद के मामलों में काफी वृद्धि आई है। 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ एक्शन में है और इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट अगर है कहीं पर तो वो आपके उत्तराखंड में है। फिर उसे मौलवी कहता है कि तुझे पाक साफ करना पड़ेगा, मतलब उसको फिर मौलवी के साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता है। पाक साफ से मतलब कि उसका हलाला करना पड़ेगा। मौलवी रेप हर, उसका नाम था मोहम्मद ओसामा, उस मौलवी का, जो खुद को तांत्रिक बोलकर हिंदू महिलाओं को बुलाता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर उनको क्या पता नहीं खिलाता पिलाता है और उनके साथ रेप करके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वो हमारे साथ मंदिर जाता था, मेरे बच्चों का मुंडन हुआ है, हमने गंगा स्नान किया है। ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग। मतलब मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि ये मुसलमान निकलेगा बाद में। जिहाद को प्रोपेगेंडा या टैबू बोलकर मुंह फेरने की जगह उस पर बात करना होगा, क्योंकि ये मामला आपके घर तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो इससे पहले कि हम लोग पैम्फलेट की पंचायत शुरू करें, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर 2 लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या वो सही है? वेट श्रेया, मैं भी एक सवाल करना चाहूंगी कि एक समुदाय का व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर, यानी सोनू मोनू समझ लीजिए, रखकर किसी हिंदू लड़की को निकाह के लिए फोर्स करता है, तो क्या वो सही है? एक्चुअली कुछ यही है लव जिहाद, जिसकी ग्राउंड रियलिटी आज हमें सुबी विश्वकर्मा बताएंगी, क्योंकि इन्होंने ऐसे तमाम केसेस को ना केवल रिपोर्ट किया है बल्कि ग्राउंड पर जाकर उसकी रियलिटी देखी है। सो ओवर टू यू। थैंक यू श्रेया, थैंक यू हिमांशी। आपका स्वागत है, हमारी ऑडियंस का भी स्वागत है। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये रहेगा कि क्या होता है लव जिहाद, क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है लव जिहाद के मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी बड़े हैं ये मामले, तो इसमें एक पैटर्न भी नज़र आता है। आप उस पैटर्न के बारे में आज हमें बताएंगी। साथ ही जैसे लेफ्ट लिबरल गैंग्स हैं जो, जैसे आरफा खानूम शेरवानी कह सकते हो आप, वो सब कहते हैं कि लव जिहाद इज़ अ प्रोपेगेंडा। तो क्या लव जिहाद प्रोपेगेंडा है या हकीकत? और क्योंकि आपने ग्राउंड में इस पर काफ़ी वर्क किया है तो आप आई थिंक सो आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल हिमांशी, लव जिहाद प्रोपेगेंडा है बिल्कुल उन सब के लिए जिनके लिए इस्लामिक आतंकवाद प्रोपेगेंडा है, उनके लिए लव जिहाद भी प्रोपेगेंडा ही है। जिनके लिए टेरर हैज़ नो रिलीजन वाली थ्योरी चलती है, उनके लिए प्रोपेगेंडा है। पर मैं ये प्रोपेगेंडा 4 साल से रिपोर्ट कर रही हूँ और उनके लिए मेरे पास कुछ आंसर्स हैं। तो ये आंसर्स मैं नंबर्स में देना चाहती हूँ। मैंने पिछले 4 साल में 200 से ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट किए हैं, जिसमें से, और अगर मैं ऑर्गेनाइज़र के रेपोजिटरी की बात करूँ तो पिछले 14 साल में हमने 2152 केसेस रिकॉर्ड किए हैं जो रिपोर्ट हुए थे या जो किसी वजह से मीडिया में आ गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 920 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हुए हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ होते हैं, और राज्यों में भी ये केसेस होते होंगे पर रिपोर्ट नहीं होते हैं। अगर मैं अपनी खुद की रिपोर्टिंग की बात करूँ तो मैंने 115 केसेस अकेले उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट किए हैं पिछले 4 साल में। मैंने रिपोर्ट किए से मतलब है कि मैं किसी भी तरीके से विक्टिम के संपर्क में आई थी या मैंने उस केस के डॉक्यूमेंट ट्रेस किए थे या पुलिस से बात हुई थी या इस तरीके से मैंने रिपोर्ट की थी। जनरल हमारी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया वाली रिपोर्टिंग नहीं। अब आपके सवाल के दूसरे पार्ट पे आ जाऊं कि पैटर्न्स,
तो पैटर्न्स आजकल बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, ग्रूमिंग, गेमिंग, और मतलब हर तरीके से जो आप सोच सकते हैं हर जगह से वो घुसकर आपकी बेटियां, आपकी बच्चियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो पैटर्न निकल कर आता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टारगेट करने का होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ये यूजुअल पैटर्न है कि किसी हिंदू नाम से आईडी बनी होगी या क्यों कोई ऐसे नाम से, अमन, समझ नहीं आ रहा आपको कि हिंदू होगा कि मुस्लिम, नीचे लिख दिया होगा शिव भक्त, और ऐसे करके वो लड़की से बात करेगा, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, उसे बहुत ही मतलब कि प्यार में उसे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उससे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। और एक पैटर्न इसमें ये भी निकल कर सामने आता है कि हर वो बच्ची जिसे सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट किया गया था उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी में जाने की बहुत जल्दी होती है। और ये निकल कर आता है बाद में कि उस दौरान फ़ोटो और वीडियो लिए गए थे, फिर उन फोटो और वीडियो को यूज़ करके बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। एक ये स्टैंडर्ड पैटर्न आज के जेनजी वाली बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा एक पैटर्न वो हो गया कि जिसमें बच्ची मेजर हो चुकी है, 18 की हो गई है, अब उसे टारगेट कैसे किया जाए। तो इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। मोक्षिता वर्मा नाम की एक लड़की 18 प्लस ही रही होगी, मतलब 19 ईयर्स की मैक्सिमम, और भिलाई छत्तीसगढ़ का ये केस है। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। हर फादर वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल एट भिलाई स्टील प्लांट, और दे वर 2 सिबलिंग्स ओनली। और मोक्षिता सोशल मीडिया के थ्रू ही मजीद खान जो कि हिंदू बनकर उसे कांटेक्ट में आया था, उससे संपर्क में आ जाती हैं। मजीद उन्हें घुमाता है, रेस्टोरेंट्स में ले जाता है वगैरह वगैरह, और अल्टीमेटली उसे कन्विंस कर लेता है अपने साथ भागने के लिए। दोनों जाकर शादी करते हैं, आर्य समाज मंदिर में वो उससे शादी करता है, और फिर घर लेकर जाता है। और मोक्षिता को पता चलता है कि अरे ये तो मुस्लिम है, मैं गलत जगह पहुंच गई हूँ। पर तब तक उसका प्यार मजीद के लिए इतना ज़्यादा हो चुका था कि शी अबैंडन्स हर पेरेंट्स, और मम्मी पापा का अपना इतना अच्छा घर छोड़कर वो मजीद के एक कमरे वाले घर में, जिसमें सीमेंट का मतलब सीमेंट भी नहीं हुई है, वहाँ पर वो रहने के लिए रेडी हो जाती है। और मैंने ये केस रिपोर्ट किया था, मतलब तब किया था जब उसके पेरेंट्स ने एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान मोक्षिता को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आए थे, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो वो किसी तरीके से आ गई थी। घर आकर वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि आपको मारकर मैं आपके ऊपर से निकल कर चली जाऊंगी अगर मुझे उससे मिलने जाने नहीं दिया। तो इस तरीके का पागलपन लड़कियों में हो जाता है, ये देखा है हमने। सिमिलर एक केस था, एक मराठी लड़की थी अंजलि शर्मा, ग्वालियर मध्य प्रदेश का ये मामला था, जिसके पिताजी मेलों में आइसक्रीम का ठेला छोटा सा लगाते थे, और उसकी मदर लोगों के घर पे जाकर खाना बनाती थी, और उसके पास मोबाइल घर पर छूट जाता था। उसके थ्रू वो अमन नाम के एक लड़के के संपर्क में आती है। बाद में सारा कुछ मिलना, घूमना, फिजिकल इंटीमेसी सब हो जाता है। तब पता चलता है कि अमन तो मुस्लिम है, और फिर वही उसके साथ मारपीट की जाती है, बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जाता है। पर ये भी बहुत ज़्यादा पागल, इस लड़की से मैंने 2 घंटे फ़ोन पर बात की थी जब इसके मम्मी पापा अमन के पास से इसको लेकर आए थे। शी वॉज सो रिलक्टेंट, शी वॉज इंसेसेंटली अब्यूजिंग हर पेरेंट्स एज इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग टू हर। पर वो कह रहे थे कि मैं कैसे 2 बच्चे के बाप के साथ अपनी बच्ची को भेज दूँ। तो ये पेरेंट्स का फेयर, मतलब जब आप इन केसेस को देखते हैं या पेरेंट्स से बात करना, मतलब इस तरह के पैटर्न या इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन पेरेंट्स की होती है, क्योंकि उनके सामने उनकी बच्ची, मतलब उनके पैरों पे गिरकर वो हाथ जोड़ रहे होते हो कि बेटा घर चल, लेकिन बच्चियाँ मानने को तैयार नहीं होती है। इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। एक तीसरा पैटर्न निकल कर आता है जिसमें मैरिड या शादीशुदा और महिलाओं को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये फेक मैरिज कैसे होती है। तो मैं 2 केसेस बताऊंगी आपको। एक उत्तर प्रदेश के आगरा का ये मामला है। रचना सोलंकी नाम की एक महिला की शादी अमित कुमार सिंह नाम के एक लड़के से होती है, हिंदू रीति रिवाज से होती है, बाकायदा शादी के कार्ड होते हैं, हर रस्म की जाती है। शादी के 7 साल बाद रचना को पता चलता है कि इसका नाम तो फ़हीम कुरैशी है। शादी के 7 साल बाद ये तब हुआ जब फ़हीम के मामा ऑल ऑफ सडन उनके घर आते हैं और उनके दे ट्राई टू सर्कमसाइज देयर सन, ऐसे करके पता चलता है। सिमिलरली एक हरिद्वार से मैंने केस रिपोर्ट किया था जिसमें सोनिया और राहुल की शादी हुई थी। बाद में पता चलता है शादी के 9 साल बाद कि राहुल तो अजहर है, और ये तब पता चलता है सेम उसके भी बच्चे का सर्कमसिशन करने की कोशिश की गई। तो सोनिया से मैंने बात की थी, शी टोल्ड मी कि
वो हमारे साथ मंदिर जाता था, मेरे बच्चों का मुंडन हुआ है, हमने गंगा स्नान किया है। ही यूज टू डू एवरीथिंग। मतलब मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि ये मुसलमान निकलेगा बाद में। मतलब वो एक इंस्टेंस मुझे बता रही थी, ये श्रद्धा वॉकर के मर्डर के जस्ट बाद ये केस मैंने रिपोर्ट किया था, तो वो मुझे बता रही थी कि टीवी पर न्यूज़ चल रही थी श्रद्धा वॉकर के मर्डर की, और सोनू वो राहुल जो है वो मुझसे कहता है कि मुस्लिम्स तो ऐसे ही करते हैं। अब बताइए मैं कैसे सोच सकती थी कि वो मुसलमान होगा। सिमिलरली रचना ने मुझे बताया कि एक दिन वो काम कर रही थी और अमित जो कि बाद में इकरार कुरैशी निकला था, वो कहता है उससे कि जब अजान होती है तो तुम सर पर कपड़ा रख लिया करो। तो उसने ये कहा कि मैं कोई मुस्लिम थोड़ी हूँ, मैं क्यों रखूँगी, वो रखे सर पर कपड़ा। तो इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न। एक और पैटर्न होता है जिसमें सेपरेटेड महिलाओं को टारगेट किया जाता है, जो किसी वजह से अपनी पुरानी शादी से निकल चुकी हैं या अकेली रहती हैं, वो बहुत वल्नरेबल कंडीशन में होती हैं और वो बहुत ईजी भी होता है उनको टारगेट करना। तो ऐसा एक मामला मैं बता रही हूँ आपको, ग्वालियर ही मध्य प्रदेश का ये मामला है। डबरा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में हमारे, वहाँ की ये महिला थी, हेमलता इसका नाम था। इसको राजू जाटव नाम का एक लड़का मिलता है, ये बस में अप डाउन करती है डबरा से ग्वालियर, और वो डेली उसको फॉलो करता है और मतलब तरह तरह से उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली शी गेव अप, और इसलिए भी शी गेव अप बिकॉज ही बिलोंग टू द सेम कास्ट एज वर शी। सो दोनों ये था कि ठीक है शादी हो जाएगी, दोबारा से मेरा घर बस जाएगा। अब राजू जाटव से शादी उसकी शीतला माता मंदिर में होती है, जिसमें 50 के करीब गेस्ट आते हैं केवल। अब शादी के जस्ट बाद जब वो राजू के घर जाती है और घर का माहौल देखती है, फोटोज़ देखती है, तब उसको समझ में आता है कि ये तो गड़बड़ हो गई है, मैं तो कहीं और आ गई हूँ। बाद में पता चलता है ये तो मोहम्मद इमरान का घर है। अब घर पर आने के बाद उसके साथ बहुत तरीके से उसका मतलब परिवार का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं होता है। तो फिर एक दिन एक मौलवी को बुलाया जाता है। वो मौलवी उससे बात करते हुए कहते हैं कि हेमलता, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार इस घर में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम हिंदू हो, अगर तुम इस्लाम में आ जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मौलवी उसको कलमा पढ़वा देते हैं, और उसके बाद फिर उससे मौलवी कहता है कि तुझे पाक साफ करना पड़ेगा। मतलब उसको फिर मौलवी के साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता है। पाक साफ से मतलब कि उसका हलाला करना पड़ेगा। फिर वो द मौलवी रेप्ड हर, उसका नाम था मोहम्मद ओसामा उस मौलवी का। फिर सेम ही जो मोहम्मद इमरान थे उसके 2 भाई थे, अमन और पुन्नी करके, वो दोनों भाई उसी रात हेमलता के कमरे में जाते हैं, उसका रेप करते हैं। और ये सारी बात जब वो इमरान से बताती है तो वो कहता है कि क्या बात हो गई, हमारे घर में महिलाएं सबके लिए एक बराबर होती हैं। तो और उसकी सास भी इस चीज़ को लेकर जब उसने प्रोटेस्ट किया तो कोई उसको हेल्प नहीं मिली। उसको ज़बरन गौ मांस बनाया गया, उसकी ग्रेवी खिलाई गई। उसकी सास उससे कहती थी कि बेटा हम मिर्ज़ा हैं, तुम हिंदू हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके की उससे बार बार बात की जाती थी। सॉरी। इसके बाद एक पैटर्न जो बहुत ज़्यादा एविडेंट और मीडिया में फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट किया जाता है वो होता है ब्रूटल मर्डर केसेस का। श्रद्धा वॉकर हो जिसके 30-35 टुकड़े कर दिए गए, या फिर रिबिका पहाड़ी हो जिसके 50 टुकड़े करके कुत्ते को खिला दिए थे दिलदार अंसारी ने। रिबिका बिलोंग टू अ पहाड़िया ट्राइब। इट इज़ अ केस फ्रॉम झारखंड। एंड द अदर वन इज़ नील कुसुम नाम की एक लड़की, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। उसको 50 बार उसके मुंह पर स्टैब किया गया था शाहरुख नाम के एक लड़के के द्वारा। तो इस तरीके के ब्रूटल केसेस हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। पर जो केसेस हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि रेडिकलाइजेशन के मामले, मतलब किस तरीके से इस्लामिक प्रैक्टिसेस में या इस्लामिक टीचिंग्स में मुस्लिम्स को रेडिकलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ये केसेस करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ। हरदा मध्य प्रदेश में दुर्गेश नंदिनी नाम की एक लड़की राहुल नाम के एक लड़के के संपर्क में आती है। बाद में वो राहुल शाहबाज निकलता है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि उसने क्या क्या बातें नंदिनी को कही। उसने कहा कि तुम सारे हिंदू मूर्ख हो जो इतने सारे भगवानों की पूजा करते हो, भगवान सिर्फ एक होते हैं, वो होते हैं अल्लाह। फिर वो कहता है कि भारत की बॉर्डर्स सबसे 70% भारत की बॉर्डर्स को मुस्लिम सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। जिस दिन वो गार्ड करना छोड़ देंगे भारत में इन्वेडर्स घुस आएंगे। फिर वो कहता है कि बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मुस्लिम लोगों से शादी करती हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो लोग सबसे बेस्ट हैं।
तो इस तरीके की बातें वो उससे कहता था। दूसरा मैं मामला आपको बताऊं भोपाल मध्य प्रदेश का, प्रिया सोनी नाम की एक लड़की, नेहाल नाम के एक दोनों डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, एक ही क्लिनिक में काम करते थे और वहाँ से दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। नेहाल ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे नाम सिर्फ नेहाल रखा हुआ था और शिव भक्त लिखा हुआ था और वो टीका लगाकर फोटो डालता था, मंदिर जाता था सबके साथ। तो कभी प्रिया को ये डाउट हुआ ही नहीं कि ही कुड बी अ मुस्लिम। सो दे स्टार्टेड डेटिंग एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन टुगेदर। वो भी घर पर भगवान की पूजा करती थी उसके सामने, तो वो हर बार क्वेश्चन करता था कि भगवान राम कैसे तुम्हारे भगवान हो सकते हैं, वो तो केवल एक राजा थे। ही यूज्ड टू क्वेश्चन भगवान कृष्ण ऑल्सो कि उनकी इतनी सारी महिला मित्र थी, वो कैसे तुम्हारे भगवान हो गए, तुम लोग गधे, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो तुम लोग इतने सारे लोगों की पूजा करते हो। वो एक बात उसने प्रिया को कही और प्रिया ने मुझसे इंटरव्यू में बताया था कि उसने ये कहा था कि तुम सारे के सारे हिंदू रास्ते से भटक गए हो और तुमको सही रास्ते पर लाने के लिए जैसे ही मोदी योगी सरकार जाएगी तो तालिबान का राज आ जाएगा भारत में, और उसके बाद वो जैसे माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं वैसे ही तुम सारे काफिरों को वो सही रास्ते पर लाएंगे और तुम सब तब तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो वो ही वॉन्टेड टू कन्वर्ट एंटायर इंडिया एंड ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ऐसा कोई नहीं कि इलिटरेट था, कोई मदरसा से निकल कर आया था। तो इस तरीके के पैटर्न हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको गिना सकती हूँ। आई हैव टोल्ड यू आई रिपोर्टेड 200+ केसेस, सो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट आई विल स्टॉप हियर नाउ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी आपने ग्रूमिंग गैंग्स की बात करी, तो ग्रूमिंग गैंग्स शब्द हाल ही में देखा जाए विदेश से काफ़ी हवा मिली इसको, तो क्या ये लव जिहाद जैसा है, उससे अलग है? क्या हमारे इंडिया में भी ऐसे कोई गैंग्स हैं? देखिए, ग्रूमिंग शब्द तब से प्रोमिनेंस में ज़्यादा आने लगा या मीडिया उसको इम्पोर्टेंस देने लगा या प्रोमिनेंटली उसके अराउंड रिपोर्ट करने लगा जब यूके में ग्रूमिंग चालू हो गई। पर क्या भारत में नहीं हो रही थी? भारत में हमेशा से होती आ रही है। 1992 अजमेर स्कैंडल से लेकर अब तक एक बहुत छोटी सी बच्ची की स्टोरी है ये, मैं बताती हूँ आपको। कासगंज उत्तर प्रदेश की एक 13 साल की लड़की, उसके पापा की पेंट की शॉप थी घर के बाहर ही। उनका घर रिसेंटली बना हुआ था, तो घर पर पेंट करने के लिए उनके दुकान में एक काम करता था लड़का राजू नाम का, उसको ही रख लिया उन्होंने। अब पेंट करते करते उसने उस 13 साल की बच्ची के साथ पता नहीं कितनी बातें करी, क्या किया, उसको अपने कंप्लीटली झांसे में ले लिया कि वो उसके साथ भाग गई। 13 साल की बच्ची एक राजू नाम के लड़के के साथ चली जाती है उसके घर। नेक्स्ट डे राजू एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है जिसमें वो बच्ची जो है वो हिजाब पहने हुए है, बुर्का पहनी हो, जैसे हम पाकिस्तान की वीडियोस देखते होंगे ना, उस तरीके की। अब वो वीडियो में कह रही है कि कोई 1-2 साल थोड़ी हुए, सदियों साल हो गई हमारे प्यार को तो। और पीछे से राजू कहता है कि ऐसे थोड़ी रख रहे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उससे, जितना तुम नहीं करते हो कि उससे ज़्यादा प्यार से रख रहे हैं। फिर बच्ची कहती है कि इतना प्यार तो मेरे मम्मी पापा भी मुझसे नहीं करते जितना मेरा राजू मुझसे करता है। 13 साल की बच्ची ये कह रही है हिजाब पहने हुए। राजू का असली नाम कल्लू हसन है और वो शादीशुदा भी था, साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। कैसे भी करके बहुत सारा हमने कमीशन को लेटर्स लिखे, पुलिस पर बहुत सारा प्रेशर बनाया। तब तक उस समय एंटी कन्वर्जन लॉ आया भी नहीं था उत्तर प्रदेश में। तो तब जाके वो बच्ची को ट्रैक करती है यूपी पुलिस और लेकर आती है घर। अब घर पर लाने के बाद इतना भूत सवार उस बच्ची के ऊपर कि 13 साल की बच्ची 3रे फ्लोर से कूद जाती है, उसकी बैकबोन टूटती है, वो कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाती है। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक पेंटर जिसे घर पे पेंट करने के लिए उसके पिताजी ने लगाया, और क्या हो गया उनकी बच्ची के साथ। तो ये नहीं है ग्रूमिंग, दिस इज़ व्हाट ग्रूमिंग इज़। फिर बैक टू बैक अभी तो पिछले साल से तो इतने ज़्यादा केसेस निकल कर आए हैं ग्रूमिंग के। भोपाल मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है, TIT प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लड़के गाड़ियों से लड़कियों का पीछा करते हैं। फिर एक लड़की फंसती है, दूसरी फंसती है, तीसरी फंसती है, ऐसे करते करते एक चेन ऑफ पूरा का पूरा बन जाता है सिस्टम। सिमिलरली मंदसौर से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मंदसौर में मुबारक मंसूरी नाम का एक पूरे गांव में एक मुस्लिम परिवार, मुबारक मंसूरी, जो खुद को तांत्रिक बोलकर हिंदू महिलाओं को बुलाता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर उनको क्या पता नहीं खिलाता पिलाता है और उनके साथ रेप करके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, फिर ब्लैकमेल करके। ऐसे करते करते 10-12 परिवार पूरे गांव के इसके कैप्चर में आ गए थे। जब मैं रिपोर्ट पढ़ के वहाँ गई थी, जब मैं मंदसौर पहुंची और मैंने इस महिला, जो पहली महिला जो रिपोर्ट की थी, उसके परिवार से बात की, तो उन्होंने बताया 40 महिलाओं के साथ उसने ये किया
और मुबारक मंसूरी के घर भी मैं गई और उसकी वाइफ बाहर खड़ी हुई थी, मैंने कहा बात करेंगी, बताएंगी कहाँ गए हैं, तो शी केप्ट, मतलब वो पूरा अपना सर ढकने लगी कि कहीं वीडियो पे ना आ जाइए वो, पर मैं रिकॉर्ड करके लाई थी। फिर उसके बाद इंदौर से एक शूटिंग रेंज एकेडमी है जिसमें मोहसिन नाम का एक संचालक था उसका, और उसने बहुत सारी जितनी भी वो हिंदू बच्चियों को ही टारगेट करता था, उनको उनके ऊपर कमेंट्स करना, उनके सामने पॉर्न वीडियोस देखना और लड़कियों के बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट करना, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत। और ट्रिप्स पर बच्चियों को अगर शूटिंग कंपटीशन में कहीं लेकर जाता था तो उनके रूम्स में रुकता था। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस। एक बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा मामला जो इस बीच निकल कर आया है वो राजस्थान के ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से निकला, जहाँ पर विजयनगर करके एक जगह है, वहाँ हम गए। वहाँ पर मामला ये हो रहा था कि स्कूल की लड़कियाँ 13-14 साल की लड़कियों को बाइक्स में आकर लड़के पहले फंसाते थे, फिर उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, वीडियो बनाते थे, उसे वायरल करने की धमकी देते थे, उनसे पैसे मंगाते थे और वगैरह। तो इस केस को ट्रैक करते हुए हम विजयनगर पहुँचे। 5 लड़कियों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी तब तक, और 15 आरोपी तब तक पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिए थे। 15 में से 5 माइनर लड़के थे, आप समझिए 5 माइनर लड़के, उनको क्या पड़ी है ये सब करने की। फिर जो एडवोकेट इस केस में काम कर रहे थे और पेरेंट्स से भी बात करते हुए मुझे पता चला कि ये एक सिस्टमैटिकली ये किया गया था। और कैसे किया गया था उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक साथ इतनी लड़कियों को नहीं फंसाया। पहले एक लड़की का पीछा करते थे, वो डेली गाड़ी से आना जाना, फिर उसको चिट पास करना, उसको अपना नंबर देना, उससे बात करने की कोशिश करना, और जैसे जब वो कन्विंस हो गई उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर गए, वहाँ उसके साथ रेप किया, वीडियो बनाई, फ़ोटो खींच ली। फिर उन फोटोज़ को दिखा कर वो लड़की आइडेंटिफाई करते थे और कहते थे कल इसको लेकर आना, परसों उसको लेकर आना। ऐसे करते करते 30-40 लड़कियों का पूरा ग्रुप हो गया। आप समझिए 13-14 साल की लड़कियाँ। बहुत सारे पेरेंट्स तो इस डर से निकल कर नहीं आए कि नाम खराब हो जाएगा, बच्चियों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, पर 5 बच्चियों के पेरेंट्स सामने निकल कर आए और उन्होंने सारी चीज़ें बताई, पुलिस में कंप्लेन की। फिर पता चला कि कैसे ये मतलब वो जो लॉयर है उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़के जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उस तरीके की गाड़ियों में वो चलते थे। कैसे उनके पास वो गाड़ी आई, मतलब उनका लाइफस्टाइल बड़ा ही लैविशिंग दिखता था, अच्छे कपड़े पहनते थे, गॉगल्स लगाते थे, गिफ्ट्स बच्चियों को देते थे। फिर लड़कियों से ना ये बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते थे पैसे लाने की। बच्चियां अपने घर में चोरी करने लगी थी ऐसी, और वो बहुत ही वल्नरेबल बच्चियों को टारगेट करते हैं। जैसे कि एक बच्ची जो थी वो अपने पेरेंट्स को गांव में छोड़कर अपने मामा के घर आकर यहाँ पढ़ाई करी थी ब्यावर में। उस बच्ची को सबसे पहले टारगेट किया। उसके मामा की किराने की दुकान, उससे कहते थे किराने की दुकान से पैसे चोरी कर लाने के लिए। उस चोरी के पैसे से छोटे छोटे चाइनीज़ फ़ोन उनको दिए थे, जिनको छुपाना घर में बहुत आसान हो, क्योंकि इनके पास मोबाइल फ़ोन्स तो था नहीं। इन बच्चियों को उस समय रमज़ान चल रहे थे तो उनसे कहा गया कि रोज़े रखने पड़ेंगे, तुम्हें हिजाब बांधना चाहिए, ज़मीन देखती है, हमें लानत भेजती है, इस तरीके की बातें उनसे करते थे ये। फिर उसके बाद वही उनको रेस्टोरेंट में लेकर जाना, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, वीडियो बनाना, ये सारा का सारा एकदम कार्बन कॉपी केस है अजमेर 1992 वाले स्कैंडल से। उस समय भी यही किया गया था अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि वो खादिम बहुत सुंदर दिखते थे उस समय वो लड़के, उनके पास गाड़ियाँ होती थी, अच्छे कपड़े होते थे, तो वो अजमेर में लड़कियों को पकड़ते थे। सारी हिंदू ही थी उस समय भी, 200 से ज़्यादा महिलाएं उस समय पीड़िता थीं और सारी की सारी हिंदू। उसमें सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी, वो गलती से हो गया था उनसे। उस केस के बाद कितनी ही लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, कितनी सारी लड़कियां शहर छोड़कर चली गईं, कि उन्होंने अपने नाम बदल लिए, कितनियों की शादियां टूट गईं, घर ने हमेशा के लिए उनको छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। तो मतलब बहुत ये जो ग्रूमिंग जो टर्म अभी आई है, छोटे छोटे केसेस बहुत हो रहे थे, पर अब उसको बहुत ही उन्होंने स्केल अप कर दिया है। और एक साथ अजमेर वो जो ब्यावर वाला मामला है उसमें लॉयर ने मुझे बताया कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमैटिकली इस पे काम करती है, और लड़कों ने लड़कियों से बताया कि हमें ब्राह्मण लड़की को फंसाने के 20 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर ST SC और OBC कम्युनिटी की लड़की है तो हमें 10 लाख रुपए उस बात के मिलेंगे, तो हमें पैसे मिलेंगे। इसलिए वो ये करते हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं,
ये सारी चीज़ों को का इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, किस लेवल पर कर रहा है, मदरसे में क्या टीचिंग्स दी जाती हैं। हमने आपने बहुत सारे लड़कों को अपने स्कूल्स के बाहर खड़े होकर देखा है। कभी मदरसे के बाहर कोई खड़ा होता है क्या कि बाइक लेकर वहाँ पर जाएं और सीटी मारे लड़कियों के पीछे या उनको फॉलो करें? वहाँ क्यों नहीं करते वो ये सब? उनको सारा का सारा काम हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेजेस में ही क्यों आके करने होते हैं? तो इस पर ये मेरा बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन है और इस पर काम भी किया जाना चाहिए। आपने अभी अजमेर की बात करी, तो उस पे अजमेर 92 की एक फिल्म बनी है, तो आपको क्या लग रहा है बॉलीवुड जो है वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है या इसको प्रमोट कर रहा है, लव जिहाद को? नहीं, इसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। देखिए, बॉलीवुड हमारे समाज का आईना है और उसको रियल में आईना बनना चाहिए और दिखाना चाहिए जो समाज में हो रहा है। तो जैसे बॉलीवुड ने बहुत समय से छोटी छोटी चीज़ों को अपनी स्टोरीज़ में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो ये दिखाना हो कि पंडित कितना बड़ा ठग होता है और पंडित है तो वो ठग ही करेगा या वो पैसे ही लूटेगा, या मुसलमान कोई कलीम चाचा है तो वो सबकी मदद ही करेंगे। तो हम ये वाला नैरेटिव या ये वाली स्टोरी क्यों नहीं अपनी मूवीज़ में घुसा रहे छोटी छोटी करके, कि क्योंकि समाज में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर दिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी दिन नहीं बीतता है कि 4-5 केसेस निकल कर ना आए। तो ये सारी चीज़ें बॉलीवुड को भी धीरे धीरे करके अडॉप्ट करनी चाहिए और अपनी स्टोरी में ब्लेंड करना चाहिए, तब तो माइंडसेट बनेगा ना। मतलब कोई अच्छा घर होता है तो वो अंकल जॉन निकल आते हैं, कोई अच्छा घर होता है तो वो इमरान अंकल ही होते हैं, और पंडित जी हैं तो वो सबको लूट ही रहे होंगे या वो उनका मोटा पेट होगा और वो सबका खाना ही खा रहे होंगे। तो ये वाला जो उनका तंत्र है उसको ब्रेक करके रियल हमको स्टोरीज दिखानी होगी ना, कि कैसे श्रद्धा वॉकर के टुकड़े कर रहा है आफ्ताब पूना वाला, वो क्यों नहीं हम स्टोरी दिखा रहे हैं बॉलीवुड में। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार सिर्फ लव जिहाद, मतलब बैक टू बैक केरला स्टोरी बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, पर बहुत सारी केरला स्टोरी बनाने की जगह हमें ये करना चाहिए कि हर स्टोरी में छोटा छोटा केरला स्टोरी की स्टोरीज़ को हम इनकॉर्पोरेट करें। तो इस तरीके से बॉलीवुड मुझे लगता है कि काम किया जा सकता है। इवन आपने लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बारे में भी हमें बताया कि कितने देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लव जिहाद के मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं। इवन पर्सनली मैं अपने राज्य उत्तराखंड की भी बात करूँ, देवभूमि है, वहाँ पर भी लव जिहाद के मामलों में काफ़ी वृद्धि आई है। आपने हरिद्वार वाला केस भी बताया। तो एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, लीगल एस्पेक्ट्स पर मैं बात करना चाहूँगी कि लव जिहाद से निपटने के लिए कोई सख्त कानून है, और अगर कानून है तो वो कितना सख्त है और उसके किस तरीके से उस पर काम चल रहा है? देखिए, अभी मैं बात करूं तो आज के डेट में भारत के 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ एक्शन में है, और इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट अगर है कहीं पर तो वो आपके उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। इन राज्यों के कानून बहुत सख्त हैं। झारखंड जैसे राज्यों में बल्कि थोड़ा डामाडोल है सिचुएशन, क्योंकि मतलब अभी बताऊं कि पुलिस इस पे काम कैसे करती है। पहले वो केस आइडेंटिफाई होता है कि ये इस कैटेगरी में आएगा कि नहीं, इसमें एंटी कन्वर्जन लॉ इन्वोक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। फिर उस केस में मतलब अलग अलग राज्यों के अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में स्ट्रिंजेंट है, मतलब 5 साल से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में फ़ाइन, और झारखंड में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा कौन सा केस इस कैटेगरी में आएगा, मतलब एक यूजुअल होता है कि आपको प्रेशराइज़ किया गया आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो झारखंड में अगर आपको प्रेशराइज़ किया गया है तो वो एंटी कन्वर्जन लॉ उसमें लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगर आपके साथ शादी की गई है, बाद में आपको पता चल रहा है उसका नाम सही, तो फिर तब भी एंटी कन्वर्जन लॉ लग जाएगा। आपको क्या बोलते हैं, आइडिया ही नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है तो भी एंटी कन्वर्जन लॉ लग जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो यहाँ तक भी प्रावधान है कि अगर माइनर और दलित कम्युनिटी की लड़की है तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये लीगल एस्पेक्ट है। इसके बहुत सारे प्रोज हैं, जैसे कि मैंने बताया वो जो कल्लू हसन माइनर लड़की जो छत से कूद गई थी, उस केस में क्योंकि इस केस बाद में ये एंटी कन्वर्जन लॉ उसमें इम्पोज किया गया अक्यूज के अगेंस्ट, तो अभी भी वो जेल में ही है। सिमिलरली हेमलता वाले केस में भी अक्यूज को अब तक बेल नहीं मिली है। तो बहुत सारे प्रिया सोनी वाले केस में भी जो निहाल खान था वो अभी भी जेल में ही है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर बहुत अच्छे तरीके से इन केसेस को ट्रैक किया जा रहा है, मतलब लीगली भी हम उसमें एक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं इस कानून में, मतलब इट इज़ मतलब ऐसा कंडीशन है कि
प्रॉब्लम हमारे पास समंदर के जितनी है और हमारा लॉ कुएं जितना छोटा है. मतलब इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट और पनिशिंग द अक्यूज्ड हु व्हाट दे रियली डिजर्व. कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि जो अगर माइनर बच्ची होती है और उसे पुलिस ढूंढकर वापस ले आती है तो कोर्ट उससे पूछता है कि तुमको किसके साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ जाना है या नहीं जाना है. बच्ची क्योंकि तब तक इतना ब्रेन वॉश हो चुकी होती है कि वो कहती है मुझे पेरेंट्स के साथ नहीं जाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो कोर्ट उसको शेल्टर होम में भेज देता है. अब शेल्टर होम में जहाँ पर उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, वहाँ कहीं से उस तक मोबाइल फ़ोन पहुँच जाता है, वो वापस से लड़के के संपर्क में आ जाती है और जब वो 18 की होकर वहाँ से निकलती है वो कहती है मुझे उसी के साथ जाना है. कई बार ऐसा होता है कि ये लोग क्यों इसलिए भी फिजिकल इंटीमेसी की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं क्योंकि इनका इंटेंशन होता है लड़की को प्रेग्नेंट करना. अगर बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर पेरेंट्स भी गिव अप कर देते हैं क्योंकि क्या ही ऑप्शन बचा. और फिर ये होता है कि 3 साल की तो सज़ा का प्रावधान है, 3 साल बाद वो वापस आता है और उसी बच्ची से जिसका उसने रेप किया था, जिसको फोर्स किया था, इतना टॉर्चर किया था, उससे शादी करता है और बच्ची के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो उसके साथ रह रही होती है. एक सिस्टम ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा पुलिसिंग सिस्टम में लेथार्जी है. पुलिस अपना काम बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जितने ज़्यादा चार्जेस लगाएंगे चार्जशीट में हमको उसके रीजंस ढूंढने पड़ेंगे, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो पुलिस एंटी कन्वर्जन जहाँ पर साफ साफ फोर्स किया जा रहा है, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, वहाँ वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट वाले चार्जेस लगाकर और उसको जेल में डाल देती है. इसके अलावा एक चीज़ और कि सबसे पहले लड़की को लेकर ये एक राज्य से दूसरे राज्य ही तो जाते हैं और इंटर स्टेट पुलिसिंग जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है. तो हमें एक सेंट्रल उसकी ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन की जो इन केसेस में काम करे. साथ ही साथ एक सेंट्रल लेवल लॉ की ज़रूरत है. जैसे पॉक्सो पूरे देश में एक्टिव है वैसे ही एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे देश में एक्टिव होना चाहिए. और हर राज्य में ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में 902 मामले हो रहे हैं तो बंगाल में नहीं हुआ है, बंगाल में भी हो रहा है, तो वहाँ पर होना चाहिए. ऐसा एक सेंट्रल लॉ की ज़रूरत है. साथ ही सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत है जो ये अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें तो ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश से लड़की गायब हुई है तो 9 महीने बाद मुझे चंडीगढ़ से मिल रही है. कॉपरेट करके तो किया जा सकता ना. इतना ये जो लेथार्जिकल एटीट्यूड है टुवर्ड्स ट्रैफिकिंग, दिस नीड्स टू चेंज इफ़ वी वांट टू सेव आवर डॉटर्स. ओके, सो बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, अगर ऑडियंसेस में से कोई भी एक किसी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो विल जस्ट टेक वन क्वेश्चन. लव प्लीज जिहाद माइक पे वो कर जो देना. भी अभी डिस्कशन हुआ. शुभी नमस्कार. मेरा नाम सौरभ गोयल है. आपको ट्विटर हैंडल पे मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. इसमें मेरे 2-3 सजेशंस भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं. एक सजेशन ये है कि इसको लव जिहाद कहने के बजाय हमें इस्लामिक हवस जिहाद बोलना चाहिए. दूसरा इसमें एक पॉइंट है मेरा कि अगर कोई सबसे बड़ा बैरियर होता है क्राइम ना करने का और इस तरह का क्राइम ना करने का, वो आंखों की शर्म अपने परिवार वालों से होती है कि मेरी नज़र में, मेरे परिवार की नज़र में मेरी क्या सिचुएशन रहेगी. कोई भी सज़ा मेरे को उससे नहीं रोक सकती जितना कि मैं अगर अपनी बेटी की नज़र में गिर जाऊँ. अब जब ये मुसलमान ऐसा करते हैं तो इनके परिवार वाले इनको अप्रिशिएट करते हैं. ये इसलिए इस्लामिक नेचर, बाई नेचर इस्लामिक क्राइम है. ये बुक से आ रहा है सीधे और यहाँ पे हमें सारी गवर्नेंस को और सारे सिस्टम को इस पे अटैक करना चाहिए. और यही मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं. देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट इट इज़ नॉट माय वर्क, इट इज़ गवर्नमेंट्स वर्क टू डू दिस. क्योंकि बार बार सवाल फंडिंग पर ही आकर अटकता है कि कैसे ये प्रोमिसेस कौन कर रहा है कि ब्राह्मण लड़की को फंसाओगे तो 20 लाख मिलेगा, ST SC OBC को लाओगे तो 10 लाख मिलेंगे. वो बच्चे जो मैंने ब्यावर वाला आपको मामला बताया, वो पेंटर हैं, प्लम्बर्स हैं, हमाली का काम करते थे. उनके पास कैसे KTM जैसी बाइक आ गई, या वो कैसे इतनी महंगी महंगी जैकेट्स, गॉगल्स, गिफ्ट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो इस चीज़ पे क्वेश्चन उठता है और हम भी क्वेश्चन ही करते हैं गवर्नमेंट से. और इसको थोरो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है. क्योंकि फिर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो हमारे पास उमर गौतम जैसे मामले निकल कर आते हैं, कलीम सिद्दीकी जैसा मास्टरमाइंड निकल कर आता है, या जो छंगूर बाबा के साथ हुआ. तो इस तरीके से एक ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो कि सिस्टमैटिकली किया जा रहा है और इवन मतलब ट्रेन किया जा रहा है सीधा मुस्लिम्स को. इट इज़ अ वॉर विच वी आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर एंड दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट आवर विमेन फर्स्ट. इवन हमने सेशन को एक अवेयरनेस के साथ ख़त्म करना चाहेंगे. हिंदू लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, आई एम
हिंदू लड़कियां तो बेचारी, वो सूटकेस में पैक ना हो, उससे पहले क्या? हाँ मतलब मैं यही कह रही हूँ कि बेचारी जो बच्चियाँ इसका शिकार होती हैं, सबसे ज़्यादा ट्रोल तो हम मतलब मैं ट्विटर पर ही देखती हूँ, बेचारी सबसे ज़्यादा ट्रोल वही हो रही होती हैं। मतलब कहीं पर भी कोई इंसिडेंट हो जाए, आप डाल लो, कमेंट में ये आता है, नो सिंपैथी फॉर हर, नो सिंपैथी फॉर हर, अनदर होंडा शेरनी और पता नहीं क्या क्या। तो आई एम नॉट एंटी वेमेन, आई एम नॉट अगेंस्ट वेमेन, आई एटलीस्ट वांट टू लिसन टू देयर साइड, क्योंकि ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़की इतनी इजीली किसी के साथ घुल मिल जाएगी, या उसे अगर पता होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। किसको पड़ी है कि मैं रात को बेल्टों से मार खाऊं, या रात को कोई मुझे बाल पकड़ के घसीट के घर से बाहर निकाल दे? कोई लड़की ये नहीं चाहती। तो वी नीड टू सिंपैथाइज विद देम, ना सिर्फ सिंपैथाइज विद देम, वी शुड स्टैंड विद देम। हम क्यों नहीं तारा शाहदेव की फैमिली की तरह होते? मतलब इतनी बड़ी घटना उसके साथ हो गई, उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं छोड़ा, आज वो बहुत अच्छी शी इज़ वेडेड नाउ, शी हैज़ अ डॉटर, और अच्छी ज़िंदगी जी रही है। दे ऑल्सो डिज़र्व अ बेटर लाइफ। हिंदू लड़कियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा बीइंग अ जर्नलिस्ट, और अगर हम इस कॉज के लिए सोचते हैं तो हमें वर्कशॉप्स करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस में जाकर, क्योंकि सबसे इजी टारगेट टीनेज गर्ल्स ही हैं। वो बाहर जा रही हैं, कैफ़ेज़ में बैठ रही हैं, सैलॉन जा रही हैं, आजकल तो वहाँ पर भी एक अलग ही बिजनेस, वो भी एक जिहाद चालू हो गया है। तो मतलब वो गेम खेल रही हैं। गेमिंग का एक इंस्टेंस है मेरे पास कि एक गेम खेलते खेलते वो किसी लड़के के संपर्क में आती है, दोनों मिलते हैं, सब कुछ हो जाता है, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मुस्लिम था। तो एक कोचिंग जाती हैं, वहाँ पर कोचिंग का टीचर ही, दिल्ली का ही मामला है ये, कोचिंग का टीचर ही उसके साथ मतलब बाद में पता चलता है कि ये तो मुस्लिम था और इसने मेरे साथ ये कर लिया। बहुत सारी कोचिंग की स्टूडेंट्स के साथ ये मामला हुआ था, कोचिंग जिहाद करके मैंने रिपोर्ट भी किया था। तो मतलब हर तरफ हमारे लिए बहुत सारा खतरा है, बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मतलब आधार कार्ड भी वो नकली बनवा कर रखते हैं, कलावा पहनते हैं, आपके साथ मंदिर जाते हैं, उठते बैठते, सब कुछ मतलब कई जगह पर तो हनुमान चालीसा पढ़कर सुना रहे हैं, आरतियाँ गा रहे हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पर बच्चियों को अवेयर करने की ज़रूरत है, स्कूल लेवल पर अवेयर करने की ज़रूरत है, कॉलेज में जाकर हमें वर्कशॉप्स करनी चाहिए और ऐसे सेशंस होनी चाहिए। लव जिहाद को प्रोपोगेंडा या टैबू बोलकर मुंह फेरने की जगह उस पर बात करना होगा, क्योंकि ये मामला आपके घर तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। थैंक यू शुभी, इट वाज अ लवली सेशन।